अब ऐसा तो नहीं हो रहा था हमारी वजह से। बिल्कुल आप अब तक तो आप मुझे समझ गए होंगे मैं कैसा आदमी हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बढ़िया, हम तो आपको अलग अलग कॉलेज वाला फील ले रहे हैं। दूध डालते मेरे हो गया। अरे यार सारा स्टोरेज खत्म हो जाएगा इसका, बता रहे हम। ठीक हो गया। अभी तो ये दिखाना पड़ेगा चाह का अमल है कौन सा, बहुत ही ज्यादा अमली आदमी है। मैंने इससे ज्यादा ही कह दिया कि थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी निकाल, तो अब ये हल्के को अपनी क्रिएटिविटी। तो ऐसा चाय का ब्रेक हो गया पूरा और मोहन्ना पीते हैं बहुत ज्यादा चाय। तो मोहन्ना ये बताओ, आप ये बॉडी का राज बताओ पहले तो, सबसे पहले। बॉडी का राज ऐसा देखिए, कोई ऐसा राजवाज जैसा कुछ नहीं है। हाँ। और कोई मेरे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बॉडी भी नहीं है। तो शौक है मेरा, और शौक पहले टीन एज में बहुत रहा। और पंतनगर जब पढ़ाई करने गया तो फर्स्ट साल वहाँ भी रहा, और मैंने काफ़ी मेहनत भी की उस समय। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए मैंने मेहनत की 1 साल लगभग। लेकिन उसके बाद फिर मैं लापरवाह हो गया, इस तरफ मैंने ध्यान कम दिया, तो मेरा वजन बढ़ता चला गया। बाद में मैंने फिर मेरे लिए एक वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होनी शुरू हो गई। तो फिर मैं इसको एक अपने शौक को एक समझ लीजिए मिशन की तरह लेके फिर उस पर जुटा मैं। ऐसा और कुछ नहीं इसमें। पाउडर वाउडर बिल्कुल नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्या है नए लड़कों को जो आप दिखाते हो शेर वेर, तो उसके बारे में बताओ कि क्या देखा है होनी चाहिए। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, सुनिए। एक बार ये सवाल मैं डॉक्टर मोहन मुक्त से भी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। असल में मेरे साथ हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं 18 साल की उम्र में, बल्कि 18, हाँ लगभग 18 मुझे कंप्लीट हो गए थे, मैं पंतनगर गया और 5 साल डिग्री करके मैं 23 साल में घर आ गया। घर यानी कि मैंने पंतनगर छोड़ दिया। 5 साल का हमारा डिग्री प्रोग्राम होता था। और ये मेरा यूथ था, और ये यूथ मैंने ठीक से जिया नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। बहुत मेरे घर में मेरे फादर की डेथ हुई कैंसर से। और मैं जिस फील्ड में जाना चाहता था, एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहता था। मैं मेडिकल ऑफिसर बनना चाहता था। तो मैं वो छोड़ के मुझे वेटरनेरियन बनना पड़ा। तो उसका भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं 2-3 साल तक तो उसका एक अपना वो था। और पंतनगर जगह मुझे पसंद नहीं आई। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे वहाँ प्रेम भी हो गया एक तरफा। हालांकि उस प्रेम ने तो मुझे समृद्ध किया, मुझे अच्छा इंसान बनाया, और उसने मुझे दिया है। भले ही वो एक तरफा ही प्रेम था मेरा, लेकिन बाकी जो चीज़ें रही पंतनगर में, जो माहौल वहाँ था, उसने मुझे एक तरीके से ना बहुत परेशान किया। और मैं अपना यूथ जी नहीं पाया ठीक से। ठीक हो गया। उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। और फिर जब मुझे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हुई वजन की वजह से, तो फिर मैंने रिकॉल किया कि पंतनगर जाने से पहले मैं कितना चुस्त फुर्त एक किस्म का ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने वाला, या फिर थोड़ा बहुत अपने तरीके से मार्शल आर्ट करने वाला लड़का था। और हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब करता था। पोल वॉल्ट करता था वहाँ जीआईसी गंगोली हाट में। तो फिर मैंने सोचा कि पंतनगर में तो मैं बिल्कुल पंतनगर गया, मैं बच्चा गया और बुढ़ा होके निकला। मैंने कहा मैंने क्या जिया। तो मैं उसको एक तरीके से अपनी उस किशोर अवस्था को फिर से जीने के लिए मैं ये जो आप बॉडी वॉडी कह रहे हैं, इसको मैं करता हूँ कि यार मेरा वो समय कितना बढ़िया हो सकता था, मैंने उसको जिया नहीं ठीक से। बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान हुआ मैं। उसमें कास्ट भी बहुत बड़ा इश्यू। पंतनगर का माहौल बहुत बंद है। अच्छा। तो उन चीजों से मैं जी नहीं पाया ठीक से, मुझे ऐसा लगता है अपने यूथ को। तो मैं अपने यूथ को फिर से जीने की कोशिश में मैंने ये सब करना शुरू किया। इतना सा है इसका बस। हॉस्टल में थे आप? मैं हॉस्टल में। तो वहां पे भी इशू आए कास्ट को लेके? हाँ बिल्कुल। कास्ट सब जगह है। और प्रोफेशनल कॉलेज, हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में धीरे धीरे वो हो रहा है, कम हो रहा है, देख रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लग रहा है, कम हो रहा है या ठीक ठाक अभी भी वैसा का वैसा ही है? देखिए होता क्या है ना, जो हॉस्टल का जो माहौल होता है
यहाँ विश्वविद्यालयों का जो माहौल होता है, जो मैंने देखा, वो बहुत बंद माहौल होता है। अपने अपने फ्रस्ट्रेशंस लोगों के होते हैं, किसी के वास्तविक होते हैं, किसी के एक्सपेक्टेशंस पूरे ना होने की वजह से होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, तो ग्रुपिंग्स होती है। उस ग्रुपिंग्स का जो आधार बनता है वो कास्ट बनता है, वो रीजन बनता है, पहाड़ियों के ग्रुप बन रहे हैं, मैदानियों के ग्रुप बन रहे हैं, और ब्राह्मणों के ग्रुप बन रहे हैं, ठाकुरों के ग्रुप बन रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ ने मुझे बड़ा परेशान किया। हालांकि इसको सब लोग नॉर्मल लेते थे, इसको सोचते थे कि बड़ा नॉर्मल है, और इसमें जो फिर कमेंट्स किए जाते थे, मैं थोड़ा सेंसिटिव रहा पहले से ही, थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव मैं कह सकता हूँ अपने आप को रहा मैं, क्योंकि आज वो कमेंट्स हो सकता है आज मुझे उतने परेशान नहीं करते, उस समय मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने। जो जो बातें मैंने फेस की पंतनगर में, तो उससे मैं वहाँ की जिंदगी ठीक से जी नहीं पाया, जो मुझे उस 5 साल में जीनी चाहिए थी, खुद को डेवलप करना चाहिए था। मैंने अपने आप को ज्यादातर उन किताबों में डुबा दिया जो मैं पसंद करता था पढ़ना अपने कोर्स के अलावा। साहित्य में ज्यादातर काम मैंने ये किया वहाँ पे। तो बस मैं उसी यूथ को अपना जीने की कोशिश में मैं। और कैंटीन वैंटीन में उधार भी चल रहा था आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कैंटीन में उधार जैसा कुछ नहीं था। नहीं चल रहा था ना। बढ़िया, सही पैसे आ रहे थे घर से और ठीक ठाक हो रहा था। घर से मेरा ऐसा कोई ऐसी कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे ऐसी। घर में मेरी सिस्टर और मेरे भाई जो थे, हालांकि उनके पास कोई परमानेंट जॉब उस समय नहीं था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और पंतनगर में 24 अगस्त 2002 को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया वेटरनरी फर्स्ट ईयर में। और सितंबर के महीने में मुझे काउंसलिंग के लिए जाना था MBBS की। उसमें मेरा कॉल आया था। ठीक है। जॉली ग्रांट कॉलेज मुझे मिलता, MBBS मिल जाता। हमारे साथ एक लड़की थी, डॉक्टर सोनिया, अब हो गई होंगी वो, अब तो मेरे ख्याल से वो MD हैं शायद कहीं। वो गई थी, उनकी भी रैंक मेरे आसपास ही थी। तो वो गई थी छोड़ के, और मैं नहीं जा पाया था। मैं इस बात के लिए अपने घर वालों से बहुत नाराज, मैं काउंसलिंग में ही नहीं गया, सीट मिलना तो बात की बात थी। लेकिन उस समय क्या था कि मेरे फादर बेड पे थे, वो एकमात्र कमाने वाले वो थे। थोड़ी सी आपको अजीब सी ये कहानी है, कोई थोड़ी सी फिल्मी टाइप की लग रही होगी, लेकिन बात यही सच्चाई है। 5 सितंबर को काउंसलिंग के लिए वहां जाना था हमें। 5 सितंबर 2002 को मैं नहीं गया, काउंसलिंग में ही नहीं गया, क्योंकि मेरे फादर ने भी मुझे कहा बेटा अब तू यही कर ले, क्योंकि एक कैंसर का पेशेंट आपके घर पे है। उसके इलाज में सर गंगाराम हॉस्पिटल से पापा का इलाज चला था। उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया था घर ले जाओ, एकमात्र कमाने वाले थे वो। 18 सितंबर को मेरा फिजियोलॉजी का पेपर था और उनकी डेथ हो गई पेपर्स के बीच में। और मैं उनके जो अंतिम जो उनके दर्शन भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। तो ये जो ट्रॉमा था मेरे लिए, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था। मैं स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मेरे फादर चले गए। पंतनगर में ये भी, इस चीज ने भी मुझे बहुत ही एक बंद जगह में एक के बाद एक आपके ऊपर, मतलब एक बच्चे के ऊपर, मैं बच्चा ही था उस समय जब मैं गया था, शुरू में मैं बच्चा ही था। 18 साल की कोई उम्र नहीं होती, आप इंटरमीडिएट करके सीधे चले गए वहां पे। तो वो उन चीजों ने मुझे एक तरीके से बहुत दबाया मेरे व्यक्तित्व को, और मैं वहां पे अच्छे से मैं वो नहीं कर पाया। और मैं 3-4 साल अपने घर वालों से नाराज भी रहा कि उन्होंने मुझे MBBS, बच्चा ही था मैं, नहीं भेजा, काउंसलिंग में नहीं भेजा। शायद मुझे मिल जाता, और मिल ही जाता, मुझे ऐसा लगता है। पेमेंट शीट तब भी मुझे मिलती। तो एक ये भी रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने वेटरनरी की पढ़ाई की जरूर, लेकिन वैसे नहीं कि मुझे वेटरनरी में प्रोफेसर बनना है या फिर हायर एजुकेशन में जाना है, मतलब MVSC करनी है, PhD करनी है, या और इसमें ऐसे नहीं की। मैंने कहा कि मैं BVSC एंड H कर लूंगा और मैं प्रिपरेशन करूंगा या और कुछ ऐसा। बट जो तमाम किस्म के प्रेशर्स थे उससे मैं प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं कर पाया। फिर मैंने फोकस फिर अपने लेखन पर ही फिर मैंने ज़्यादा करना शुरू किया। और ये तो था ही कि मुझे वहाँ से निकलते ही कोई नौकरी करनी है, उसके साथ मुझे प्रिपरेशन करूंगा, मैंने ऐसा सोचा, बट मैं कर नहीं पाया। मेरा जो उस समय जो मेरा जो स्टेज ऑफ माइंड था, वो उसको मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं कुल मिला के पंतनगर ने नो डाउट मुझे BVSC एंड H की डिग्री दी, लेकिन उसने मुझे एक तरह से मुझे क्रश किया उसने, मुझे ऐसा लगता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं वेटरनरी की डिग्री की बजाय अगर मैंने प्लेन BA MA किया होता, साहित्य की पढ़ाई की होती,
या मैं वैसे पढ़ाई करता तो मेरे लिए शायद वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि उसकी वजह से मेरे पास एक जॉब है, और जिस परिवेश से मैं आया हूँ, जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ, वहाँ मैं अधिकारी हूँ। वो मेरा जो समाज है वो मुझे उम्मीद से देखता है, और एक लोकल अपने उस एरिया में मुझे एक सम्मान देते हैं, और मुझे एक तरीके से वो प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं बच्चे। तो इतना मेरे लिए प्रोफेशनल जिंदगी से इतना लेना मेरे लिए काफ़ी है। और बतौर वेटनेरियन भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ठाक ही अपना परफॉर्मेंस दिया है अब तक। ऐसा नहीं है कि मैं फेल्ड वेटनेरियन हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फेल हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम अपना प्रोफेशनल ठीक किया। तो मोहन मुक्त फिर समाज के लिए क्या कर रहे हैं और अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो करने का मन है या जो मेरा दृष्टि है या जो मैं करना चाहता हूँ वो तो बहुत बड़ा है। बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ, सच बात तो ये है। और बहुत बहुत तड़प है मेरे अंदर कुछ चीज़ों को लेकर। मैं इस बारे में तो साफ हूँ कि एक ही जिंदगी होती है आपके पास, और उसमें आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना भी चाहिए और बेस्ट देना भी चाहिए समाज को। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ समाज को देना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि क्या देना चाहते हैं आप, और क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया अब तक। अच्छा। अब तक तो कुछ भी नहीं दिया है। ये देना नहीं होता। देखिए, तो प्रतिरोध का स्वर नहीं, कोई प्रतिरोध का स्वर अभी वैसे स्टेब्लिश नहीं हो पाया जैसे मैं चाहता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा था आपसे कि बतौर कवि या बतौर लिखने वाला तो मैं असफल आदमी हूँ ना। 3 स्तरों पर असफल मैं देखता हूँ खुद को। एक तो ये है कि जो जैसे चीजें मुझे परेशान करती हैं अंदर से, वो ऐसे मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ उस तरह से। कोई कविता ऐसी नहीं है, 2-3 कविताओं को छोड़ के, कि मैं इसमें ये कह पाऊँ कि जो मेरे अंदर वास्तव में जो चीज़ है वो एक्सप्रेस होके आ रही है। ऐसी मैं शायद, मेरे ख्याल से ऐसी कोई कविता नहीं है, मैं ये कहूँगा। कुछ हद तक मैं कुछ कविताओं से संतुष्ट हूँ, लेकिन वो कविता या वो लेखन अभी आना बाकी है जिससे मैं कहूँ कि हाँ, ये वही है, मेरे उन्हीं विचारों का, उसी चेतना का मेरा प्रतिबिंब है जो मेरे दिमाग में वो आकार है। तो पहली तो असफलता यही है कि आप वो नहीं कह पा रहे हैं जो आपको, जो चीज परेशान कर पा रही है उसको आप भाषा में नहीं कह पा रहे। क्योंकि इसमें फिर एक समस्या भाषा की भी है। वो समस्या क्या है कि अगर आप प्रचलित भाषा में कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसमें वर्चस्व आ जाएगा, नफरत आ जाएगी, नफरत ही नफरत आएगी, घृणा आ जाएगी। वो भी है मेरे भीतर। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीजों से नफरत घृणा करता हूँ, अपने ही व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं से भी। तो वो घृणा भी उसमें आ जाएगी और वो निगेटिविटी में चला जाएगा। लेकिन मैं सृजनात्मक होना चाहता हूँ और तोड़ना, लेकिन इस सृजन से पहले तोड़ना बहुत जरूरी है। उस तोड़ने के लिए भी जो धार होनी चाहिए, जो चोट होनी चाहिए, वो अभी मेरे पास नहीं है। वो मैं नहीं कह पाया हूँ। ये इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भाषा पे आप कह रहे हो, बड़ी अच्छी चीज है ये। मैं ये कहना चाह रहा था भाषा को लेकर आपसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है और हम फिर इसको कैसे यूज कर रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है ना, लिटरेचर में जो बात आपको दिख रही है सामने, उस बात को वैसे का वैसा कह देना, जैसी वो आप दिख के आप परसीव कर रहे हैं वैसे के वैसा उसको रिफ्लेक्ट कर देना भाषा में, ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा कहने का मतलब है, इसमें पहले तो क्या है कि जैसे आपने देखी कोई चीज, आप कुछ देख पा रहे हैं, उसको जैसे आप महसूस कर पा रहे हैं वैसे का वैसा कहने के लिए आपको पहले तो भाषा चाहिए। आप जैसे दूसरे लोगों ने वो चीज देखी ही नहीं, उनकी भाषा में आप कैसे कहेंगे? जैसे इसको ऐसे समझिए आप, एक स्त्री, एक औरत अपने पति से कहती है कि मैं थक गई हूं आज, तुम जरा बर्तन धो दो। तो पति कहता है, मैं घर में मैं पहले ही 8 घंटे काम करके आया हूं ऑफिस में, अब मेरे को थोड़ी सी फुर्सत मिली है, अब तुम मुझे बर्तन धोने को कह रही हो। तो वो औरत जो है चुप हो जाती है। एक कहानी के पात्रों की बात कर रहा हूं मैं इसको। जी। वो औरत चुप हो गई है, वो बोलती नहीं है। लेकिन वो औरत ये भी कह सकती है, अगर वो कहना चाहे,
कि तुमने तो 8 घंटे काम किया है, लेकिन मैं तो, और तुम्हें तो एक संडे मिलता है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता, ये कह सकती है। ये बिल्कुल तार्किक बात होगी, ये उसे कहना चाहिए। लेकिन वो जब ये ऐसा कहेगी इस सच को, ये उसका सच है, उसकी भाषा है, ये पुरुष की भाषा नहीं हो सकती, पुरुष का सच ही नहीं है ये। और पुरुष समझेगा भी नहीं इसको एकदम से, अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो। उसको तो ऐसा लगता है कि औरतों का ही काम ही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इसमें, ये तो यूज्ड टू है। उनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती, कोई स्किल ही नहीं लगता, कोई थकान ही नहीं होती। पुरुषों को ऐसा लगता है, इसलिए वो कहता है कि लेकिन वो कह सकती है कि तुम्हें तो कम से कम एक संडे तो मिलता है, ये उसकी भाषा होगी। लेकिन ये कहने के लिए उसको संबंध का लिहाज करना पड़ेगा, उसको करती है वो। अगर ये कहेगी तो हो सकता है वो कहेगा कि ये तो एक ऐसी औरत है, खराब औरत है। अब वो कैसे कहे इस बात को कि उस संबंध का वर्चस्व तो सामने आए, लेकिन संबंध में जो नम्यता है, जो नम्रता है, जो पानी है, जो जरूरी है, वो बना रहे। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। ये मैं जो ऑब्जर्व करता हूं वो बात में वैसे नहीं कह पाता। जैसे मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बताए कुछ अपर कास्ट के, कि वो गायों को तो के लिए मानवीय है, इंसानों के लिए वो घृणित है, तो इंसानों के लिए घृणा दिखा रहे हैं, तो फिर वो अंदर से तो गंदे नहीं है एक इंसान के बतौर, या उनके जीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल कि वो जेनेटिकली ही ऐसे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो अवैज्ञानिक बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस बात को हम कैसे कहें कि किसी को कुंठा भी ना नजर लगे? कोई लोगों को ये कुंठा लग रही है, जैसे आपने कहा, कई लोगों को लगेगा कि घृणित प्रचार है, कुत्सा प्रचार है, कहते हैं लोग। अब इसे कैसे कहें? जैसे मैंने कहा कि गिरदा जो है, मैं जिन कभी नहीं कहता गिरदा को, साफ साफ कहा, इसके पीछे एक तर्क था, एक आधार था नहीं, बिल्कुल। लेकिन गिरदा के प्रशंसक इससे नाराज हो जाएंगे, इसको स्वीकारेंगे नहीं, वो उनका अधिकार भी है। अब मेरे साथ ये है कि मैं इसको, इसी बात को जो कि तथ्य है, जो कि मुझे दिख रहा है, इसको मैं लिटरेचर में कैसे कहूं? इसके लिए भाषा चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वैचारिकी को सपोर्ट करने वाली भाषा होनी चाहिए। एक वर्चस्व रहित मानवीय भाषा क्रिएट करना हमारा जो प्रतिरोध का साहित्य है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बिना नहीं हो सकता। वही जमीन है, जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं ना, वही है जमीन। बिल्कुल। और वो जमीन ऐसी होनी चाहिए कि जो वर्चस्व का व्यक्ति है वो, उसको ये लगे कि मैं उतर के मैं उस जमीन पे आऊं यार। ये नहीं कि उसको लगे कि वो जमीन कितनी अच्छी है, मुझे वहां होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए प्रतिरोध का साहित्य। आप समझ रहे हैं? ये मुझे क्रिएट करना है। जो आपने कहा कि आपका उद्देश्य क्या, आप क्या करना, ये मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजों को अब धीरे धीरे समझ रहा हूं। हिमालय दलित है कुछ नहीं है, वो केवल एक शुरुआत है और उसका कोई असर नहीं है। ये मेरी तीसरी असफलता है। दूसरी असफलता यह है कि मुझे क्राफ्ट नहीं आता, मैं अच्छा कवि नहीं हूं, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसमें भी मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। कुछ लोगों को मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं, वो ठीक है। कारण उसका ये है कि वो इसलिए पसंद आ रही है कि उसमें आक्रोश है, उसमें कुछ सीधे सीधे बात कही गई है, वो रिलेट कर पा रहे हैं अपने मुद्दों से। लेकिन जब कल उन कविताओं को आलोचनात्मक विश्लेषण होगा, बहुत सारी कविताएं उसमें से खारिज हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्राफ्ट नहीं है। इसलिए मैं साहित्यकार नहीं कहता खुद को। जैसे मंगलेश डबराल साहित्यकार हैं, या आपके वीरेन डंगवाल हैं, अनिल कार्की हैं, महेश पुनेठा हैं, चंद्रगौर बर्तवाल हैं, या लीलाधर जगुड़ी है। उनकी कविताएं मुझे पसंद है। उनसे वैचारिक, उनका विचार मुझे पसंद नहीं है। ऐसे ही अगर आप हिंदी के जो पॉपुलर, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कवियों को ले लें, जैसे गीत चतुर्वेदी है, उनकी कविताएं कोई कविताएं बहुत टचिंग होती हैं, ठीक है, लेकिन विचार तो है ही नहीं उनके पास, वैचारिकी है ही नहीं। क्या करेंगे उस कविता का? मैं ऐसा सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी कविता तो ऐसी हो लेकिन विचार आ जाए उसमें। दर्शन और विचार में अंतर है क्या? तुम दर्शन कविता में पेल दो या विचार कविता में पेल दो, क्या है? मतलब मैं समझ नहीं। देखिए ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कविता एक वर्ग विभाजित समाज में, जहां आपको पता है कि लोगों के बीच अलग अलग वर्ग हैं, लोग अलग अलग खांचों में बटे हुए हैं। और खांचों में बटने का मतलब ये नहीं कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं बटे हैं, ऐसे बटे हैं ए बी सी डी, ऊपर नीचे, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर। और अभी तो जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों का बहुत जबरदस्त एक तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है,
वो सब दिख रहा है, वो सामने सबको दिख रहा है दिख रहा है। धर्म के आधार पर। अब धर्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये धर्म, ऐसा कहना गलत है। अभी तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये वाले जो धार्मिक वर्चस्व के लोग हैं वो इस धार्मिक अल्पसंख्यक जो आइडेंटिटी है उसके खिलाफ हो गए, ये कहना पड़ेगा ना हमको। वर्चस्व है भाई, तो इस वर्चस्व के खिलाफ होना चाहिए कोई भी लिटरेचर, बिल्कुल, जिसमें मुझे कोई वो, इसको आप चाहे विचार कहें चाहे दर्शन कहें, मेरा उद्देश्य यही है। मैं मानता हूं कि कविता का उद्देश्य यही होना चाहिए। कवि की, लेखक की जो प्रतिबद्धता है उसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए किसी को कि वो कहां खड़ा है, किसकी बात कर रहा है, किसके हित की बात कर रहा है, किसका कवि है वो, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर होना चाहिए। किसका कवि जब आप कहेंगे तब आपके सारे जन कवि खारिज हो जाएंगे, फिर ठीक से पढ़ेंगे तो उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। इकबाल को भी मैं जन कवि नहीं कहता हूं, मेरे पसंदीदा कवि हैं, नहीं मानता हूं मैं जन कवि उनको भी। कई जगह बहुत एलिट हो जाते हैं कुछ जगह। तो राष्ट्र देश से निकलते स्थानीयता में आ जाते हैं। पिथौरागढ़ में हैं अभी हम। पिथौरागढ़ का माहौल कैसा लगा आपको? पहले सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी रह रहा हूँ 3-4 दिन से, तो समझ आ रहा है मुझे भी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं घुमा हूँ देश दुनिया, लेकिन मैं जितनी भी जगह घुमा हूँ, जितनी भी जगह मैं गया हूँ, ऑल इंडिया टूर एक हमारे कॉलेज लाइफ में जाने का मौका मिला। फिर मुनस्यारी जैसी जगह में मैं पोस्टेड रहा 2-3 साल, तो मैंने बहुत खूबसूरत जगह देखने का मुझे मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि पिथौरागढ़ जैसा खूबसूरत शहर मैंने कोई नहीं देखा। ऐसी बसासत, ऐसा फैलाव, ऐसी टोपोग्राफी, ये मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत जगह है पिथौरागढ़ भौगोलिक लिहाज से। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई पर 1600-1700 मीटर की हाइट पर ऐसे विस्तार का ऐसा शहर जहां आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हों, आधुनिक चीजें मिल जाती हों, आपके पास एक एयर स्ट्रिप भी है जो अभी हो जाएगी कुछ समय में चालू, आपका देहरादून से, दिल्ली से, सब जगह से कनेक्टिविटी है, सारे चीजों में। मतलब ये मेरे ख्याल से पिथौरागढ़ पहाड़ के सारे शहरों में मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। इस लिहाज से अगर हम देखे जाएं तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तो देखिए पूरे पहाड़ का संकट है। शिक्षा भी बहुत अच्छी है, पिथौरागढ़ के स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग यहाँ से निकले। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की दिक्कत है, वो पूरे पहाड़ी इलाके का ही संकट है। तो ये तो रही इसकी जनरल बात। अब जहां तक आप माहौल की बात कह रहे हैं, और माहौल तो पिथौरागढ़ भी सामाजिक रूप से उतनी ही बंद जगह है जितनी बंद जगह पहाड़ के दूसरे जगह है। अगर आप जनजातीय हिस्सों में चले जाएं, उच्च हिमालयी इलाकों में जहां मेरी पोस्टिंग रही, वो मैंने कुछ खुले पाए। आप धारचूला पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि किसी आप मतलब किसी बड़े शहर में आ गए, ऐसा माहौल लगता है। बहुत खुलापन है। मुनस्यारी के कुछ इलाकों में बहुत खुलापन, हालांकि अब वो सिमट रहा है वो चीज, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल विचार है वो इन जगहों पर भी घुसपैठ कर रहा है, पहुंच गया है वो सांस्कृतिक वर्चस्व उधर भी पहुंच गया है और वो अपना काम कर रहा है, उसकी वैल्यू सिस्टम वहां भी चला गया है। तो सामाजिक रूप से ये भी उतना ही बंद है जितना और शहर है। ये मैं कहूंगा, जो मेरा इंटरेक्शन है लोगों से, जो भी हुआ है अब तक, ऐसा मैं कहूंगा। आप जब कह रहे हो कि स्कूल अच्छे हैं, तो यहाँ नशे इतने क्यों हैं? देखिए ये तो एक बहुत बड़ा संकट है। ये ना मैं आपको बताऊं, जब शिक्षा अच्छी है, और शिक्षा क्या सरकारी स्कूल की अच्छी है, निजी शिक्षा अच्छी है? निजी और सरकारी स्कूलों का जो अंतर है ना, वो तो एक जो पैन इंडियन कैसे फिनोमिना है, उससे पिथौरागढ़ अलग कैसे हो जाएगा? ठीक है, निजी स्कूल अच्छे और जगह भी और अभी आया है निजीकरण यहाँ पे, तो नहीं अभी भी नहीं, काफी समय से हैं निजी स्कूल, और अच्छे निजी स्कूल भी अच्छे हैं यहाँ पर। ठीक है। मेरे ख्याल से नशे की जो आपने बात कही, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए अभी आपने कहा ना कि ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब, तो इस तरफ भी अगर लोगों का ध्यान जाएगा, फिटनेस की तरफ भी यूथ का, तो इससे छूटेंगे वो। अभी हाल में कुछ चोरी की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पिथौरागढ़ में, नकबजनी हो रही है, और उसमें नशे के पुलिस के स्टेटमेंट मैंने देखे थे अखबार में कि जो नशे के आदि जो बच्चे हैं, किशोर हैं, वो सभी सब कर रहे हैं। तो ये तो एक चुनौती है। और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है तो ये नशा ये सब तो बढ़ती हैं समस्याएं। ये अभी पहाड़ में
ये एक जो चुनौती है। किताब कौतिक हो रहे हैं या साहित्य महोत्सव हो रहे हैं या कुछ भी सांस्कृतिक, ये क्या रोक पाएंगे? देखिए इस तरह की पहलें तो बहुत जरूरी है, हाँ और रचनात्मक रूप से लोगों को एंगेज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये, हाँ क्योंकि ठीक, माइक देख लेना इनका। ठीक है हाँ देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हाँ, ये रचनात्मक ये जो है। रचनात्मक जो एक्टिविटीज है ना, ये बहुत जरूरी है, हम्म ये तो होनी चाहिए। हम्म और ये इस मामले में मैं जो मेरा छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन है, पिथौरागढ़ और हिमाचल जैसी जगह हैं तो अभी वाइब्रेंट है इस लिहाज से, अच्छे यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं कुछ, और अच्छे लेखन भी बहुत बढ़िया आ रहा है। जो हिंदी साहित्य में मुझे ऐसा लगता है कि आगामी कुछ सालों में जो सबसे अच्छे किस्म का जो लेखन आएगा वो हो सकता है वो पहाड़ों से आए, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर वो सारे अंतर्विरोधों को ठीक से समझ के आएगा तो वो आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा वो इन्हीं इलाकों से आएगा, क्योंकि ये इलाके अभी इधर ये यूथ जो नया यूथ है वो बहुत एंगेज है इसमें। पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा आरंभ स्टडी सर्कल के बच्चों से आप मिले होंगे, बिल्कुल। तो इस तरह के और भी लाइब्रेरीज खुल रही हैं। अभी आपने देखा होगा रहवासी सेंटर उधर अनिल गार्गी, पीपलतड़ में जो हमारे साहित्यकार हैं हिंदी के, अनिल कार्की, वो काफी एंगेज उसमें है, और अन्य लोग भी उसमें सहयोग में हैं उनके। बिल्कुल। और एक किताब कूड़ उन्होंने लक्ष्मी टमटा के नाम पर स्टेब्लिश किया। ये एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है। अम्बेडकर पुस्तकालय हमने भी एक स्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो और गंगोली हाट और भी लोगों ने वहाँ पे स्टेब्लिश किया है। एक वहाँ पे आरंभ नाम से ही एक और पुस्तकालय स्टेब्लिश हुआ, और भी लोग वहाँ पे, तो इस तरह की एक्टिविटीज तो हो रही है। देखिए ये हमें उम्मीद देती है, ये हमें उम्मीद देती हैं, और इससे हमें लगता है कि हम ये जो नशे के जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे शायद हम इस तरह की जो रचनात्मक गतिविधियां हैं इससे हम कुछ तो जूझ पाएंगे। मोहन मुक्त विवाह कर भी लेते हैं और बच्चे होते हैं, तो क्या वो इस किस्म के स्कूलों में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? यार आप बहुत हाइपोथेटिकल आप सवाल कर रहे हैं। फिर भी चाहूंगा मैं, पहले तो मैं आपको जैसे कि बताया, विवाह जैसा, विवाह को छोड़ दीजिए, बच्चे पे आ जाता है। मतलब आप विवाह के बिना ही बच्चे, जो भी है, मतलब हाँ हाइपोथेटिकली बताया, पूछ रहा हूँ, हो जाना चाहिए था विवाह। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये इससे तो मैं ना इत्तेफाकी रखूंगा कि हो जाना चाहिए था विवाह। विवाह के लिए नहीं होना चाहिए। विवाह एक क्या है ना कि आपको एक रिश्ता ऐसा मिलता है जो आप चुनते हैं। ठीक है। आप अपना भाई नहीं चुन सकते, अपने माँ बाप नहीं चुन सकते। हाँ चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अरेंज मैरिज होती है ना। नहीं, अरेंज मैरिज तो बहुत बेकार चीज है। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि इतनी तरह से अरेंज, आपने उसमें कितने, आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में, जो गणित में एक सेट थ्योरी होती थी, समुच्चय सिद्धांत। उसमें क्या होता है, एक गोला दूसरे गोले को काटता है, फिर वो बीच में कुछ इंटरसेक्शन बनता है, ऐसे होता है नहीं होता है? तो उसमें क्या है कि हम कितने गोले तो छोड़ देते हैं उसमें। अपनी कास्ट का गोला ढूंढो, सरकारी नौकरी वाला गोला ढूंढो, अपने कम्युनिटी का गोला ढूंढो, इससे कहीं कोई रक्त संबंध तो नहीं निकल रहा, दूर का वो गोला ढूंढो। कितने गोले ढूंढते ढूंढते हम कितनी अपनी चॉइसेस सीमित कर देते हैं अरेंज्ड मैरिज में, जबकि इस पूरी दुनिया में तो कमाल के लोग हैं जिनसे आपकी हर चीज मिल सकता है। तो अरेंज मैरिज तो बहुत बहुत ही बेकार चीज है, मुझे ऐसा लगता है। मम्मी सुन लो। तो बच्चों का जहां तक आप कह रहे हैं, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें। बच्चा जो है ना, अब मेरे तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो आप प्लान करके पैदा करते हैं। आजकल तो करना भी चाहिए। बिल्कुल। आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे बच्चा करना है। तो जब आप एक जिंदगी को ला रहे हैं ना धरती में, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सबसे बेस्ट है वो दें उसको आप। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ भी करें उसके लिए जो गैर कानूनी ना हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने एक जीवन को आप ला रहे हैं, तो जो सबसे बेस्ट अवेलेबल होना चाहिए आपकी सीमाओं में, वो आपको उसको देना चाहिए जो अवेलेबल है। आपको अगर अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध है, जो आपको लग रहा है कि उसका फ्यूचर है, बेस्ट है, वही दीजिए उसको आप। जो आप अपनी कैपेसिटी से दे सकते हैं वो दीजिए। सरकारी निजी का भी मैं ये मानता जरूर हूं कि लोग सरकारी ही स्कूल होने चाहिए, लेकिन मैं इसमें ये नहीं करूंगा कि मैं अपने बच्चे, अगर मेरे कोई बच्चे होते तो मैं उनको सरकारी में डालता। ऐसा कहना बेईमानी हो जाएगी। मैं देखूंगा कि क्या बेस्ट है बच्चे के लिए, वो दिया जाएगा उसको, अगर मेरी कैपेसिटी में है तो। क्योंकि ये मेरा डिसीजन है उसको, बच्चे को लाने का।
और अगर मैं एक जिंदगी को ला रहा हूँ तो फिर उसके लिए जो सबसे, एक फूल भी हम गमले में लगाते हैं ना, तो उस फूल को हम बाड़ लगाते हैं उसके चारों ओर, हम कटाई छटाई करते हैं, हम खरपतवार हटाते हैं, कितनी देखभाल करते हैं। ये तो जीवन है भाई, इंसानी जिंदगी। इंसानी जिंदगी से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है इस दुनिया में? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। इंसान ही मेरे लिए हर चीज का मानक है। तो एक बच्चे को आप ला रहे हो तो जो बेस्ट है वो अगर मेरे कोई बच्चे अगर हुए भविष्य में तो मैं जो बेस्ट अवेलेबल होगा वो दूंगा उनको। बढ़िया, बहुत अच्छा बात। ये तो बहुत ही अच्छा बात था, ये वाकई बहुत अच्छा आंसर था। मैं एक जानना चाह रहा हूँ मोहनदा कि जो खरोड़ा खरोड़ हो रही है पहाड़ में, नदियों की, जंगलों की, या तमाम किस्म से और भी, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या मोहन मुक्त को दिख रहा है? देखिए, जो आप प्राकृतिक संसाधनों की मेरे ख्याल से उसके दोहन पर आप मेरे ख्याल से आप बात करना चाह रहे हैं। ये तो देखिए ना, ये एक वर्ल्ड फिनोमिनन है। नहीं, ये तो जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है और वो हो रहा है और इससे गहरा हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको ऐसा? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इसको कोई आइसोलेशन में नहीं देखता, इसीलिए जो ये पहाड़ी अस्मिता या पहाड़ हमारा इस तरह का जो विमर्श है उससे मेरा एक निश्चित दूरी भी है और उसकी आलोचना भी मैं करता हूँ। ये पूरी दुनिया का विमर्श है। अभी ब्राजील में जो है वहां के रेन फॉरेस्ट को बचाने वाले लोगों और जो उसको काट रहे थे ठेकेदार, उनके बीच एक स्ट्रगल है। ब्राजील के जंगलों का स्ट्रगल है, पूरी दुनिया में जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचाए जाने का स्ट्रगल है। यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो और बहुत भरोसेमंद और बहुत आंकड़ों के साथ लोग कह रहे हैं कि भारत में जो आदिवासी बहुल जो इलाके हैं वहां पर जो पूरा जो एक संघर्ष भूमि बनी हुई है वो बनी इसलिए कि वहां कुछ मिनरल्स हैं, कुछ संसाधन हैं, कुछ अयस्क है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जेदारी का सवाल है वो भी राज्य का नहीं, स्टेट का नहीं, प्राइवेट लोगों का। ये तो पूरी दुनिया में का फिनोमिनन है ना। इसको आप अकेले उत्तराखंड से कैसे देखेंगे? इसको अकेले देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल, अकेले देखेंगे तो आपको आप दूसरी ग्रह में तो हम रहते हैं नहीं। देखिए, हम लोगों ने 90s के दौर में पूरी दुनिया ने ये तय कर लिया कि हम जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे चलेंगे। बिल्कुल, जब तय कर लिया देशों ने मिलकर, डंकल प्रस्ताव वगैरह, अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद तो ये वैश्विक तौर पर तय हो गया ना जी कि दुनिया ऐसे चलेगी। बिल्कुल, तो वही हो रहा है। आप इसको, इसके खिलाफ आप स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करना हमारी लोगों की जरूरत है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उससे इसमें कोई भी कंसिडरेबल परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं होगा। इससे आप केवल स्थानीयता के कुछ सीमित कुछ वर्चस्व बना लेंगे। जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात आप ले लीजिए भाई, जिन एस्पायरेशन से उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, जो लोगों ने सोचा था, नॉर्मल पहाड़ के रहने वाले लोगों ने, वो एस्पायरेशंस पूरी हुई क्या? पहाड़ी राज्य तो बन गया। अब आज आप दूसरी एक और उसमें एक चौथ स्थानीयता की ला रहे हैं कि भूकानून अब पहाड़ में ही पहाड़ के ही लोग रहे। ये फिर एक स्थानीयता की तरफ आपका, या फिर आपको सीमित करने की बात है। मैं ऐसा कहूंगा, मुझे ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े सवालों को तो आप देख ही नहीं रहे। आप बाहरी, भीतरी, पहाड़ी, मैदानी, इसकी चीजों में आप पड़े हुए हैं, जबकि उसमें कोई ऐसा जो मैंने आपको बताया हायरार्की नहीं है पहाड़ी मैदानी में। वो तो एरिया का डिफरेंस है भाई। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जॉन मोलर का एक पेपर है जो उन्होंने राज्य आंदोलन पर लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वो पेपर है। वो पेपर एंड कैसे होता है, एक पीएचडी थीसिस है वो, सॉरी पीएचडी थीसिस शायद नहीं है, एक किस्म का स्वतंत्र अध्ययन है। एक पेपर में छपा था वो, जॉन मॉलर का। वैसे होता है कि वो 98 या 99 के आसपास वो पेपर पब्लिश हुआ था। उस पेपर में वो कहती हैं, जॉन मोलर कहती हैं या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, जेंडर का नहीं पता मुझे लेकर, क्योंकि मैंने पेपर पढ़ा। वो ये कहती हैं कि चमोली या फिर किसी जगह का नाम लेती हैं वो, और वहां की दीवार में एक ग्रेफिटी है, एक वॉल राइटिंग की हुई है कि आज तक तो हम मैदान के लोगों को अपने शोषण के लिए वो कर रहे थे, कल जब राज्य बन जाएगा, क्योंकि अब हलचल होने लगी उस टाइम लिखी है, तो फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। आप जो दुनिया के लेवल पे हो रहा है ना, उससे ही एसोसिएट करना पड़ेगा इसको। आपको समझना है तो समझने के लिए कह रहा हूं मैं। और मैं अगर अपनी किन्हीं वजहों से ये बात अगर ना बोलूं आपके सामने, बेईमानी हो जाएगी फिर, क्योंकि मैं तो ऐसे ही समझता हूं इनको।
मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का संकट है, पूरी दुनिया का संकट है ये, कि कुछ प्राइवेट लोग राज्य और उसकी संस्थाओं के माध्यम से जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जिनमें कि बेसिकली स्थानीय लोगों का अधिकार बनता है, उसको दोहन करते हैं पावर के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, संसाधनों के नाम पे, या डेवलपमेंट के नाम पे, और वो उन हाथों पे वो संपत्तियां, वो हमारे संसाधन केंद्रित होते चले जाते हैं। एक और आप ये कह रहे हो और एक और आप कह रहे हो कि भू कानून, तो मैंने आपसे केवल ये कहा, नहीं, वो तो भू कानून तो उन्हीं के लिए है ना। मतलब मेरे को जो थोड़ा थोड़ा समझ है कि जितने भी सनसेट सनराइज पॉइंट हैं आपके, जितने भी हिमालयन व्यूज है, किसने खरीदे हैं ये? ऐसा है ना, सुनिए, हाँ, आप इंडस्ट्री को तो रोक नहीं रहे हैं। हाँ, किस इंडस्ट्री को? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। हाँ, जो अभी आपने नशे की बात कही, बिल्कुल, जो नशे का या जो शराब के जरिए जो इतनी बड़ी कंपनियां जो फायदा ले रही हैं, वो पहाड़ी हैं क्या? नहीं, तो उनको तो हम नहीं रोक पा रहे हैं। हम एक पहाड़ में आके कोई जमीन बचा लेके अपना कुछ खरीदना चाहे, रहना चाहे, उसको उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी की कविता थी कि अब ये गांव पंतों का नहीं रहा, अब ये गांव अस्थाना का हो गया, ऐसे करके किसी ने लिखा। हाँ, ठीक है भैया, आप पहले तो गांव पंतों का भी नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। पंत भी कोई ना बाहर के ही हैं, अगर अच्छे से देखेंगे, पुराने महाराष्ट्र के हैं सारे पंत, ठीक से अगर देखेंगे तो। अब वो अस्थाना का हो गया, तो होता क्या है कि लोकल आदमी जो है ना, वो अस्थाना जो बाहर का व्यक्ति है उसके प्रति एक परायापन रखता है, घृणा रखता है। भारत का कानून, भारत का संविधान उसको अधिकार देता है, भाई वो अब जमीन खरीदे, रहे कहीं भी बसे, मूल अधिकार है। आप कहीं भी जो है आवागमन कर सकते, बस सकते हैं, मूल अधिकार है ये तो। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। उस व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति खरीदने पर तो आपको परेशानी हो रही है, लेकिन जो है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, या जो बड़े बड़े पावर कंपनीज आ रही हैं, या जो तब सब कुछ हो रहा है, उस पर जो है कोई प्रतिरोध जो है खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो फिर आप सोचना पड़ेगा आपको। आप स्थानीयता के नाम, मेरा केवल ये कहना है, अपनी जगह से प्यार करना बहुत सामान्य बात है, हर कोई करता है, लेकिन उस जगह को बेहतर बनाना, वर्चस्व रहित बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। कहीं मैं ऐसा लिखा था कि यहां दोहरा देता हूं उसको, ऐसा कुछ था कि सारे इंसान एक ही मिट्टी के बने हैं, इस बात को स्वीकार किए बिना अपनी मिट्टी पर जो दावा जताना है, ये दरअसल कब्जेदारी है। आप पहले ये तो स्वीकार कीजिए भाई, ये धरती सबकी है। सही बात। आप ये मत कहिए कि पहाड़ी, अरे भाई पहाड़ियों को भी अगर देखने लगेंगे तो जैसे मैंने कहा, इतने एथनिक ग्रुप हैं, आप इस डिवीजन को मत, मेरे ख्याल से ये पहाड़ी, मैदानी, बाहरी, भीतरी, ये फला संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये जाति, वो जाति, ये हमें डिवीजन कृत्रिम नहीं करने चाहिए समाज में, और नहीं बढ़ाना चाहिए इससे, इसको मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, क्योंकि भाई इसमें होता क्या है, जो बिल्कुल आम आदमी है ना, वो पिसता है इसमें। हमारे कितने लोग, बहुत बड़ा सवाल है पहाड़ का, पलायन का, कितने बच्चे हमारे जो है दिल्ली में, मुंबई में या बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उन पे रिएक्शन होगा तो इस बात का आप सोचिए, वहां पर कैसे कैसे पहाड़ के यूथ नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्तर भारतीयों के साथ जो महाराष्ट्र में एक दौर में हो रहा था, या बिहार के लोगों के साथ हो रहा था, ये वही तो प्रवृत्ति है जो आप यहाँ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी प्रवृत्ति की शुरुआत है, और इसका शिकार आखिर में कौन होता है? बिल्कुल लेबर और कमजोर तबका होता है, क्योंकि बड़े आदमी को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बड़े आदमी के तो आसपास भी आप फटक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उसको तो हर तरह की सुरक्षा भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, और आप एक फेरी वाले को पकड़ेंगे, आप उससे आप कहेंगे भैया आधार कार्ड दिखा, और बाय द वे उसके पास उस समय नहीं हुआ तो आप उसको मारेंगे, और उसमें फिर धर्म का एंगल आ गया आज के दौर में, तो और खतरनाक। बिल्कुल। अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से हुआ फिर तो उसकी शामत है। कैसा समाज आप बना रहे हैं भाई? सब पहाड़ी के नाम पर। प्यारी पहाड़न वाला एक विवाद हुआ था, जिसमें एक होटल का नाम प्यारी पहाड़न वाला, कितना विवाद हुआ था, व्यर्थ का विवाद था। हमारी पहाड़ी संस्कृति को, एक पिछौड़े के नाम पर एक विवाद हुआ था कि फला अभिनेत्री ने पिछौड़ा ठीक से नहीं पहना, पहाड़ी संस्कृति का अपमान हो गया। अरे भाई ठीक से आप समझिए ना, पहाड़ी संस्कृति है क्या? कोई संस्कृति ना हमेशा कई
तरह के संस्कृतियों के मिलने से बनती है। एक तरह की संस्कृति क्यों होनी चाहिए? और संस्कृति तो एक प्रवाह है, बदलती है, बदलना चाहिए उसको, बदलते रहना चाहिए उसको, नया होते जाना चाहिए उसको। एक ही तरह की संस्कृति आप क्यों बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही तरह की संस्कृति आप क्यों चाहते हैं? क्यों होनी चाहिए? हम हमें कहते हैं हर तरह के फूलों को खिलने दीजिए। मेरे ख्याल से माओ का कोट है कि सारे फूल खिले। नहीं, मेरे ख्याल से देंग शाओपिंग का कोट है, जो भी है, बहुत खूबसूरत कोट। बिल्कुल, हर तरह के फूल खिलने चाहिए। हम जब आपसे बात करने आए थे तो हमने एक फेसबुक पोस्ट दिया था कि खट्टी, मीठे, कड़वे, कुकैले जैसे भी सवाल हो आप पूछें और मोहनदास सबका जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, लाए हमारा फोन दे, निकाले हो। क्या चीज? अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? ओके, अब सही हो गया। अभी बजट भी कम है ना हमारा। घुटना ऊपर उठ गया तो बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है मोहनदा, पहला सवाल है, तुम हल चाहते या हिसाब चाहते हो? हल वाला हल, सॉल्यूशन। तुम हल चाहते हो या हिसाब चाहते हो? जो भी चाहते हो बेहिसाब चाहते हो? बहुत दुख झेला तुमने, बेहद दबाए गए, उनका पर क्यों तुम खिताब चाहते हो? सवाल है। हाँ बढ़िया। ये वैसे अगर आप बताना चाहे तो मैं बड़ा अच्छी शायर, एक तरह से तुकबंदी अच्छी कर रखी है। हाँ, ये सवाल है। मैं इनसे कहूंगा कि ना तो हम हिसाब चाहते हैं, ना हम खिताब चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल हैं, हम उनका जवाब चाहते हैं। वाह, ये तो तगड़ा दे दिया यार। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि खेत रास्ते नदियां सेरे, जंगल छोटे बड़े घनेरे, तेरे मेरे सबके डेरे, जिसने रखे हैं घेरे, पहले उनको करो बेदखल, ऊंच नीच को कर दो समतल, बिसरा देंगे पिछला किस्सा, सबको दे दो सबका हिस्सा। पिछली सारी बातें भुलाई जा सकती हैं अगर आप आज समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, इस पर आप सहमत हो तो। मैं विमर्श की बात कर रहा हूं केवल, मैं एक लिखने वाले के नाते बात कर रहा हूं, कोई एक्टिविस्ट की हैसियत में मैं नहीं हूं। मैं इस लिहाज से ही हम बात करते हैं और इससे सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों के जवाब आने चाहिए। तो हल या हिसाब की बात नहीं है, सवालों के जवाब की बात है। अगर आप सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे तो चीजें निकलेंगी। फिर ये पता चलेगा कि एक और उसमें कहीं मैं लिख रहा था कि याद आ गया कि ये जो कई परत वाला मजबूत ताना बाना है, खुद भी समझना है और आपको समझाना है। किसके हैं सारे सेरे, किसके हिस्से में गधेरे, अस्कोट से आराकोट तक सवाल पूछा जाना है। भाई ये तो पूछोगे ना, बिल्कुल। किसके हैं सारे सेरे, किसके हिस्से में गधेरे, अस्कोट से आराकोट तक सवाल पूछा जाना है। पहले सवाल पूछिए ना। बिल्कुल। तो सवालों के जवाब ढूंढने और इस प्रक्रिया में इंसान बनना है हमने। क्योंकि होता क्या, जब आप सही सवाल आप फ्रेम करने लगते हैं और बहुत अपने आग्रहों को हटा के, नफरतों को हटा के, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नफरत आए स्ट्रक्चर के प्रति, इंसान के प्रति ना आए। ये भाषा का संकट है और इससे मैं जूझ रहा हूं। तो उसकी कोशिश करते हुए अगर हम खुले मन से जाएंगे तो रास्ते सवालों से निकलते हैं। इसलिए मैं स्वाति मलकानी की कविता में बहुत पसंद करता हूं कि प्रश्नों को बुना होगा। प्रश्नों से ही जो है निकलते हैं भाई। तो सवालों के जवाब चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते। और जवाब का मतलब ये नहीं है कि आप हमें जवाब दे देंगे और बात हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो जवाब सबके लिए हो, हम कैसे इन चीजों को हल करें भाई। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि मुझे दलित पृष्ठभूमि के चलते और मेरी कविताओं के स्वर के चलते ऐसा समझा जाता है कि मैं दलित विमर्श की ही बात करता हूँ, मैं दलित कविता की बात करता हूँ। और ऐसा कहे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समाज के सबसे उत्पीड़ित लोगों का कवि कहलाना मेरे लिए एक तरीके से मेरे लिए खुशी की बात है, अगर कोई मुझे दलित कवि कहे तो। लेकिन अगर कोई ठीक से मेरी कविताओं को पढ़े या ठीक से जो भी विमर्श में रखने की कोशिश करता हूँ, उसमें तो एक पूरे इक्वालिटी वाले समाज की बात है। और जो व्यक्ति तमाम तरह के उत्पीड़न झेल रहा है, वहां से तो वो सबकी इक्वालिटी की बात करेगा ना।
हालांकि जेंडर का उत्पीड़न हमने नहीं झेला, हम्म, पुरुष होने के नाते स्त्री वाला उत्पीड़न हमने नहीं झेला, लेकिन हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पे अपने आप को फैलाना चाहिए, ये कोशिश रहती है। और इसमें समझौता विहीन संघर्ष किया जाना चाहिए, कोई समझौते की गुंजाइश इसमें नहीं। मेरे ख्याल से मैंने इनका जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा होगा। मोहनदा से पूछना, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने हुड़के को छोड़ने के बाद भी हुड़किया ही हुआ, आप कहते हो, फिर तो ब्राह्मण अगर अपना जनेऊ उतार देता है फिर भी तो वो ब्राह्मण ही हुआ। व्यक्ति का कार्य ही तो उसे महान बनाता है। आज जब भी मोहनदा कहीं जाते होंगे तो डॉक्टर साहब ही कहते होंगे, कोई जाति सूचक शब्द तो नहीं कहता होगा। चलिए, इससे मैं उनके सवाल से जुड़ता हुए एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैं गंगोली हाट में पोस्टेड था और एक सज्जन मेरे पास आए घर पे, लगभग 5 बजे गए होंगे। उन्होंने मुझे कहा, मोहनदा घर पे हो क्या? मुझे लगा यार कोई आया होगा, फिर देखते हैं। मोहनदा हो क्या? तो मेरी चचेरी भाभी भी बाहर थी और मैं बाहर आया तो वो मुझसे लगभग दुगनी उम्र के व्यक्ति थे। उनको मुझे डॉक्टर मोहन कहने में हिचक थी और वो मेरे दरवाजे पे नहीं रुके, सीधे घर के अंदर आ गए, कमरे के अंदर। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस घर में मैं किस स्थिति में हूँगा, किस जगह पे हूँगा, कैसे बैठा हूँगा, या मेरे घर में मेरी कोई प्राइवेसी हो सकती है। मेरी माँ है, मेरी भाभी हैं, मेरे भाई भतीजे हैं और लोग भी हैं परिवार के सदस्य। गेट नहीं लगाया तो वो सीधे अंदर आ गया। उसने पूछा, मोहनदा है क्या? अब आप इसको सोचिए, अगर मैं किसी अपर कास्ट से आया हुआ होता तो क्या कोई ऐसे कहता? वो कहता कि डॉक्टर साहब घर में है क्या, जरा बुला दीजिए, कुछ काम है। ये अंतर होता है। तो इतनी आसानी से जाने वाली चीजें नहीं होती हैं। भाभी ने उनसे कहा कि भाई वो तुमसे उम्र में इतने वो हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस में भी कहीं लिखा था। हालांकि उनकी गाय बीमार थी, मैंने प्रोफेशनली उनकी गाय का ट्रीटमेंट करना था, वो मैंने किया। लेकिन बस मैं सवाल के जवाब के नाते आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। भवाली जैसी जगह में मुझे किराए पर कभी कमरा नहीं मिला, जबकि भवाली जो है एक ऐसी जगह है, वो बहुत एक किस्म के बहुत सारी आइडेंटिटीज के लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे ही मुंशियारी मदकोट में मुझे कमरा नहीं मिल पाया पहले। बाद में मैंने 1-1.5 साल काम किया वहाँ, तो लोगों को मेरा नेचर वगैरह को जो भी उनको लगा होगा, फिर मुझे मिल गया था। बट किराए पर कमरा नहीं मिल पाया मुझे। और उस जगह पे मदकोट में मेरी पोस्टिंग जब मेरी हुई तो मैं एकमात्र गजटेड ऑफिसर था वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके अधिकारी बन जाने से वो चीज़ें छूट जाती हैं या वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो, और मैं इसमें ना, जैसे कि मैंने कहा, इसमें मैं उन लोगों का जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो लोग ही ऐसे हैं ऐसा मैं नहीं मानता। स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। ये चीजें धीरे धीरे जाएंगी। अभी मैंने आपको महामहिम राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, ठीक है? तो राष्ट्रपति के साथ जब ये हो रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज कम होगी? एक बात। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि जनेऊ को छोड़ देने से कोई ब्राह्मण ही रह जाता है और अब उसका काम, ये सब सामाजिक पहचान, सामाजिक अस्मिताएं इतनी आसानी से नहीं जाती। सही बात। जैसे अगर मैं जाऊं किसी नई जगह पे तो मैं हिचकिचाऊंगा अपना परिचय देने में कि मैं किस पृष्ठभूमि से हूं। लेकिन ब्राह्मण भले जनेऊ नहीं भी पहनता है, वो अपना सरनेम बताएगा, मैं ये हूं भाई, क्योंकि उसको उस आइडेंटिटी के साथ वो कंफर्टेबल है, उसका स्वागत ही होगा। मैंने जो सबसे फैसिनेटिंग किताब पढ़ी है उत्तराखंड के पर एंथ्रोपोलॉजी की, वो आर.डी. सनवाल की किताब है। आर.डी. सनवाल की किताब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल कुमाऊं। मैं सारे लोगों से जो उत्तराखंड को, समाज को जानना चाहते हैं, उनसे मैं 3 लोगों का लेखन मैं उनके लिए रिकमेंड करता हूँ। एक तो आर.डी. सनवाल का, दूसरा राम सिंह का, इतिहासकार जो राम सिंह है, निसोर का अतीत, इसी पिथौरागढ़ का अतीत लिखा है, और तीसरे कुंवर प्रसून है। मुझे लगता है इन 3 लोगों का लेखन जरूर पढ़ना चाहिए उत्तराखंड को ठीक से समझने के लिए। तो आर.डी. सनवाल, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आर.डी. सनवाल ने वो किताब लिखी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल कुमाऊं। उसके लिए वो काली कुमाऊं के कई गाँव में रहे और वो अस्कोट में रहे, वो सेरा घाट के आसपास रहे, गांव में रहे, 6-7 महीने गांव में रहे। अब मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा था कि इतनी जबरदस्त किताब है, अब इतनी बढ़िया किताब इन्होंने लिखी है, इतनी काम की है। मैं सोच रहा था कि क्या कोई दलित स्कॉलर
वो ब्राह्मण बहुल गांव में ऐसे रह के 6 महीने रिसर्च कर सकता था क्या? इसको सोचिए आप, और इसको ऑब्जेक्टिवली सोचिए आप। ऐसे नहीं कि ये मोहन मुक्त का सवाल है तो कास्ट से ही पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिवली सोचिए इसको आप। खुद से क्यों नहीं पूछते आप ये सवाल? मैं सोचता हूँ कि आर.डी. सनवाल ने भले ही अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोई भी बेईमानी नहीं की, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन आर.डी. सनवाल के ब्राह्मण होने के नाते उनको गांव में रहने में सुविधा तो हुई होगी या नहीं हुई होगी? आप बताइए। बिल्कुल। ब्राह्मणों के गांव में जाके वो रिसर्च कर रहे हैं, 6 महीने वहां रह रहे हैं, तो उनके लिए तो वो एक स्वाभाविक चीज है ना। उनसे यही पूछा गया होगा कि भैया तुम सरयू पारीण हो कि तुम कान्य कुब्ज स्वागत ही हुआ होगा, और तुम मतलब कौन सा तुम्हारा गोत्र है या वगैरह वगैरह, तुम्हारे पुरोहिताई कौन है, इस तरह की बातें। जो उनकी नातेदारी है, जो उनका सोशल रिलेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। रुकना है क्या? नहीं, ठीक है। छोटा सा एक और सवाल, हमारे संसाधन कम है, हमारी बैटरी कम है, एक छोटा सा सवाल और मोहनदा से पूछना, इस पहाड़ के हाड़ व्यवसायी चूसेंगे या कोई दधीची इससे अस्त्र बना पहाड़ के दोहन और पलायन रोक पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कोई रणनीति है आपके पास? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, पलायन को मैं कोई समस्या के बतौर नहीं देखता, ऐसी बड़ी समस्या के बतौर। हो सकता है आपको कोई बात अटपटी लगे। हाँ। पलायन पर कविताएं हैं उसमें। बिल्कुल। उसमें एक कविता ये कहती है कि नेपाली, हाँ वो भी है उसमें। एक और कविता मैं दूसरी आपका उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। वो कविता ये कहती है कि जगहों को छोड़ना बुरा नहीं, जगहों से जाना बुरा नहीं, ज्यादा बुरा है जगहों पर रह जाना। बर्फ की तरह जम जाना पीढ़ियों की तरह, बर्फ की तरह जम जाना पीढ़ियों के लिए। पहाड़ से पलायन नहीं होता औरतों का, दलितों का और 3 पत्थर के थान में थापे गए देवताओं का। ऐसे करके कविता है वो। मनुष्य जाति का इतिहास जो है पलायनों का इतिहास रहा है। जहां उनको बेहतर अवसर मिलेंगे वो वहां जाएंगे। आवागमन की, आने जाने की हमेशा प्रक्रिया इतिहास में चलती रही है, आगे भी चलनी चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा मानवीय कैसे बनाया जाए? अवसर अगर लोगों को, देखिए महेंद्र सिंह धोनी पलायन नहीं करते तो महेंद्र सिंह धोनी होते, या हमें वर्ल्ड कप उनके हाथों में मिलता। तो पलायन ये भी तो है, इसको हम ऐसे भी तो हमें देखना चाहिए। हमें पलायन का बहुत ज्यादा, पलायन देखिए, अगर किसी का विस्थापन हो रहा है, किसी को मजबूरी में अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, कोई बड़े दुखी मन से जा रहा है, कोई टूट के जा रहा है, कोई परेशान हो गया है, उस समय तो फिर हमें कम्युनिटी के लेवल पे इसको सोचना चाहिए, संस्थाओं को भी इस पे सोचना चाहिए। लेकिन कोई बेहतर अवसरों की तलाश में जा रहा है, अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए पलायन क्या बुरा है? बिल्कुल, मैं मेरी डेफिनेशन। अब इसमें इस सवाल में मैं एक चीज और जोड़ूं। इनके सवाल में बेसिक समस्या क्या है जो मुझे लगता है, जिसको मैं समस्या के बतौर देखता हूं, इन्होंने प्रतीक चुना दधीची की हड्डी का। अब देखिए, यहां से यही कल्चरल वर्चस्व है, सांस्कृतिक वर्चस्व ऐसे ही आता है। इन्होंने प्रतीक के बतौर दधीची की हड्डी चुनी, और दधीची की हड्डी क्या है? इंद्र जब राक्षसों से हार रहे थे तो उन्होंने दधीची से उसकी हड्डी, उसका वज्र बनाया और राक्षसों को मारा। ये तो है, कहानी यही है। अब वो राक्षस कौन है? अगर आप मिथकों में ठीक से देखेंगे तो वो राक्षस सारे आदिवासी हैं, वो राक्षस सारे दलित हैं, वो आर्यंस पूरी आइडियोलॉजी है। आपके प्रतीक ऐसे आते हैं, आपकी बात में, आपके कथनों में ये चीज है। आपकी मंशा गलत नहीं है इसमें उनकी, लेकिन उनकी भाषा में वर्चस्व आ गया है, क्योंकि उन्होंने प्रतीक क्या लिया? वर्चस्व का प्रतीक लिया, अभिभावी संस्कृति का प्रतीक लिया। यही सांस्कृतिक वर्चस्व है। इसके खिलाफ सही भाषा चुनने का संकट है, यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। एक तो है मेरी तरफ से हर्ष, मोहन मुक्त जी को सोमेश्वर घाटी में आने का न्योता दे दे, ले ले, न्योता ले लिया, ठीक हो गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाबा साहब के विषय में कुछ किताबें सजेस्ट कर दें, मयंक उनियाल ने पूछा है। बाबा साहब के विषय में? हाँ, कुछ देखिए, बाबा साहब के विषय में कुछ जीवनियां जो है मैं सजेस्ट करता हूँ, फिर कुछ एनालिटिकल चीजें भी सजेस्ट करता हूँ। देखिए, कुछ, एक तो जो बहुत प्रसिद्ध किताब है अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, जो अंबेडकर की अंग्रेजी में लिखी गई जीवनी है, वो बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, मैंने पढ़ी है, बट उससे बेहतर किताबें मेरे ख्याल से आज उपलब्ध हैं।
उसमें कुछ अम्बेडकर का देवत्व किस्म का देने की कोशिश है अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में, और थोड़ा सा वो विनायक दामोदर सावरकर की भी अतिरिक्त तारीफ और अम्बेडकर को उनके साथ खड़ा करने की कोशिश है उस किताब में। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ आज के टाइम पे। 2004 में जब 5 में खरीदी थी तो उस समय ठीक लगी थी, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत बेहतरीन किताबें अम्बेडकर पर जीवनी में आ गई है। एक तो क्रिस्टोफर जेफरलो की किताब है अम्बेडकर एक जीवनी, हिंदी में है, हिंदी में अनुदित है। और एनबीटी में एक किताब पहले आती थी, आज उपलब्ध है नहीं जानता हूँ मैं। एनबीटी से जो फिलहाल अम्बेडकर पर किताबें आ रही है वो किताबें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पहले एक किताब आई थी बसंत मून की किताब थी अम्बेडकर पे, वो किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके है वो एक पठनीय किताब है एनबीटी की। और इसके अलावा एक किताब इनकी है गेल ओमिट की, अम्बेडकर टुवर्ड्स एनलाइटेड इंडिया, या फिर हिंदी में है अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर। पतली जीवनी है, अच्छी है। एक किताब अम्बेडकर वर्ल्ड करके एलिनर जेलियट की है, वो भी बहुत अच्छी किताब है, जिसमें मतलब ये कह सकते हैं कि वो पढ़नी चाहिए। एक जो सबसे लेटेस्ट किताब मैंने पढ़ी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, उससे पहले एक और किताब के बारे में बताऊँ, मैं अभी याद आ रही है, अम्बेडकर्स एंड अदर इमोर्टल्स करके एक किताब है सौम्यव्रत चौधरी की। वो बहुत ही शानदार किताब है। उसकी अंग्रेजी थोड़ी टफ है, एस्थेटिक्स के प्रोफेसर हैं वो जेएनयू में, तो मुझे बहुत समय लगा उसको अंग्रेजी में, मेरी अंग्रेजी का बैकग्राउंड न होने की वजह से। लेकिन मैंने अम्बेडकर पर जो बहुत अच्छी किताबें पढ़ी उनमें से है वो किताब अम्बेडकर एंड इमॉर्टल, अम्बेडकर्स एंड अदर इमॉर्टल्स। उसमें एक बहुत एक आर्टिकुलेशन है, एक बात कही है उसमें, एक सूत्र है, उसमें बोला गया है कि अम्बेडकर वाज फर्स्ट यूरोपियनिस्ट, ऐसा बोला है। और मुझे बहुत सही लगती है वो बात। हालांकि अम्बेडकर खुद अपने बातों में ऐसा कहते रहे हैं कि उनके जो दर्शन या उनकी जो पॉलिटिक्स का जो स्रोत है वो बुद्ध का दर्शन है, न कि वेस्ट की फिलोसफी। लेकिन उन्होंने जैसे अम्बेडकर का एक तरीके से उनको बनाया है, प्रस्तुत किया है, उस हिसाब से वो अच्छी किताब है। जो लेटेस्ट किताब मैंने पढ़ी है अम्बेडकर पे, वो किताब है बिकमिंग बाबा साहब। वो आकाश सिंह राठौर की किताब है। और आकाश सिंह राठौर की इससे पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी अम्बेडकर प्रियम्बल। आकाश सिंह राठौर बहुत शानदार मेरे ख्याल से अम्बेडकर पर लिख रहे हैं। बिकमिंग बाबा साहब बहुत अच्छी किताब है, उस पर मैं एक लंबा रिव्यू में लिखने की मेरी योजना है। क्रिस्टोफर जेफरलोंग की किताब में मैंने लिखी थी रिव्यू उस पर। तो ये वो किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए। एक और किताब मैं चलते चलते सजेस्ट कर दूं, वो किताब है आनंद तेलतुंबड़े और सूरज येंगड़े ने एक किताब लिखी है, उनके संपादन में किताब है, वो है रेडिकल इन अम्बेडकर। और एक अगर पतली सी किताब आप पढ़ना चाहें वो है रामायण राम की एक किताब है, वो उसका नाम है अम्बेडकर चिंतन के बुनियादी सरोकार, और कमल भारती की समाजवादी अम्बेडकर। ठीक है, अब ऐसा है, हाँ, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है आपसे, और आपने हमसे बात की। और हमारी बैटरी जो है वो खत्म होने जा रही है, तो मैं आपसे अंतिम यही चाहूंगा कि आप उस कैमरे में देख के बताएं कि कैसा आपका अनुभव रहा बातचीत का, और कुमाऊनी में बता दे तो और आनंद आ जाए। कुमाऊनी में बता दूं तमें के समस्या ना। हाँ। और मेरे जो जन्म छू बागेश्वर में आई छू, तो थोड़ा मेरे कुमाऊनी में थोड़ा अलमोड़ी टचाल, लेकिन मेरी जो मम्मी छू वो अलमड़ी छू। तो गंगोली हाट और सोरह कुमाऊं थोड़ा अलग होल मेरे कुमाऊं। तो बहुत बड़ी लागो और बहुत आनंद आ, और दिल खोल बेर मन बात करी। और मेरे ख्याल और ले बात करन चाहे मन के, लेकिन वो न है पाए, लेकिन फिर हम कब करन। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हर्ष भाई, और तुम्हारे दगड़ मिल लिया। और मैं जो कैमरा पछिल तरफ छन उनला मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हो गया, खत्म ही होने का था।